नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। यूपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के फिर से अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। सियासी गलियारों में तपिश थोड़ी और बढ़ गई, जिसे लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही। तो वहीं काशी से पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी के खड़े होने की बात भी कही जा रही है। लेकिन सवाल है, यूपी में कांग्रेस की जड़ कितनी मजबूत है? क्योंकि जमीन पर तो कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2014 में कांग्रेस को यूपी में 7.5% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीट ही हासिल हुई थी, एक अमेठी, दूसरी रायबरेली। वो भी तब जब ये दोनों ही सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। फिर 2019 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 6.4% वोट शेयर के साथ महज एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा था और अमेठी की सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गई थी। कुछ ऐसा ही हाल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 11.63% वोट शेयर मिला था, जबकि सीटें 7 थी। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 2.5% से भी कम वोट शेयर लेकर 2 सीटों पर सिमट गई, जबकि ये चुनाव प्रियंका गांधी की अगुवाई में लड़ा गया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव में खेवनार बने अजय राय क्या कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ेगा। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। देखिए ऐलान इसलिए, देखिए ऐलान गिरीश जी ये है कि आम जनता अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपए वाली चीनी है कहां। देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी से बहुत समय तक सांसद रहे, लेकिन उस काल में अमेठी अपनी दुर्दशा के चरम पे पहुंच गई। जब से वहां बहन स्मृति ईरानी जी आई हैं, एक बार तो वो नहीं जीत पाई, लेकिन दूसरी बार उन्होंने इतना अंतर कर दिया कार्य करके। अमेठी और रायबरेली तो हमेशा से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी लड़ती रही हैं, तो ये तो तय ही माना जाता है। और हम लोगों ने हमेशा उनका उस जगह पे ज़्यादा समय समाजवादी ने हमेशा अपना कैंडिडेट भी नहीं दिया है। तो जो जहाँ से लड़ना चाहे वो वहां से लड़ेगा, लेकिन ये तय जीतेगी। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। और यह भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दे। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। और यह भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। अमेठी सीट हमेशा रही है, वाराणसी को वो क्या फैसला लेते हैं, ये सारी चीजें, मतलब ये इंडिया सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे देश का जहन है, उनकी सोच है। एक प्रगतिशील लोकोन्मुख विकल्प जिसका नाम है वो है इंडिया। इंडिया के नेताओं को अब सामूहिक रूप से फैसले को कम्युनिकेट करने की आदत डालनी चाहिए। कौन बड़े नेता कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये एक पार्टी का नहीं, समूचे इंडिया का फैसला है। आगे बढ़े अपनी डिबेट की तरफ, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है?
पहला, क्या प्रियंका गांधी 2024 के लिए गेम चेंजर साबित होंगी कांग्रेस पार्टी के लिए? दूसरा, मोदी के खिलाफ प्रियंका का मोर्चा कांग्रेस का क्या सबसे बड़ा दांव होगा? क्या राहुल प्रियंका 80 सीटों वाली यूपी में दिखा पाएंगी दमखम? प्रियंका गांधी कराएंगी कमबैक या कांग्रेस का गेम ओवर? मोदी के मुकाबले चेहरा कौन होगा, प्रियंका या राहुल? इन सब तमाम इश्यूज को लेकर हम बात करेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, पक्ष विपक्ष सब लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है। ये बात कल अजय राय जी ने कही थी और कहा साहब जनता चाहती है, कांग्रेसी चाहते हैं प्रियंका गांधी आए, वाराणसी से चुनाव लड़ें। और दूसरी तरफ उन्होंने एक शॉकर ये दिया कि राहुल गांधी अमेठी नहीं छोड़ने वाले, वो लड़ेंगे ही स्मृति ईरानी के खिलाफ। पिछला चुनाव वो हारे थे, वायनाड जाना पड़ा था, वायनाड से जीते थे, यानी पिछली बार 2 जगह से लड़े थे। इस वक्त वायनाड से सांसद हैं, अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो अजय राय ने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ेगा। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। आपसे वादा कर देखिए, ऐलान कीजिए ये है कि आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है। क्योंकि जो खान ने उसे कर दिया, ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ, वो चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमर का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपए वाली चीनी है कहां। हम अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत जी हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, ये जो बयान कल आया अजय राय जी का, उन्होंने कहा साहब कांग्रेसी चाहते हैं कि वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा जी लड़े और अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भरे। देखिए, कौन कहां से लड़ेगा ये तो पार्टी लीडरशिप तय करेगी, जिसमें राहुल जी भी हैं, खड़गे जी हैं और सब लीडरशिप तय करेगी। मगर कांग्रेस जनों की और अमेठी के लोगों की ये दिली इच्छा है, जिसको हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने कहा है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ें। और अमेठी की जनता जनार्दन भी इस बात को चाहती है, क्योंकि उनका स्वाभाविक रिश्ता है, प्राकृतिक रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है नेहरू गांधी परिवार से। वो बीच में सिलसिला कभी कभी आता है, जैसे रुकावट के लिए खेद है, एक अच्छी फिल्म चल रही हो तो उसमें आ जाता है। तो उस तरीके के अच्छी चलती फिल्म में जो है एक रुकावट के लिए खेद के तौर पर स्मृति ईरानी जी आ गई और लोग अब अपने पुराने रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं। ये अलग बात है, वायनाड की जनता के साथ राहुल गांधी जी का एक अटूट रिश्ता है और हमने देखा जिस समय राहुल गांधी जी की सदस्यता बर्खास्त हुई, किस तरीके से भावना में वायनाड के लोग जो है राहुल 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 कह रहे थे, क्योंकि उनके साथ उनका एक आत्मिक रिश्ता बन गया है, सेवा का रिश्ता बन गया है। तो हम तो ये भी चाहेंगे, हमारा दिल चाहेगा कि वो दोनों जगहों से चुनाव लड़े, क्योंकि कानून में दोनों जगहों से लड़ने में भी कहीं कोई रोक है नहीं। ये अलग बात है, आजकल भाजपा के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है, वो निर्णय यदि उनके खिलाफ जा रहा है तो कानूनी बदल देते हैं, जैसे दिल्ली में उन्होंने किया। सर, ये हो सकता है बात जब नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय जी ने ये बात कही बदल दे कि राहुल गांधी जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी वर्कर्स चाहते हैं बनारस से लड़े, तो आप भी इतने दिन से इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बहुत डिक्लाइन हुई है कांग्रेस पार्टी। जो वोट बैंक था वो भी हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा सीटों के साथ साथ जो वोट परसेंटेज है वो भी कांग्रेस पार्टी का यूपी में कम होता गया चुनाव दर चुनाव।
इस बात को बोलने के बाद आपको लगता है एक मोरल बूस्टर है कम से कम कांग्रेसियों के लिए कि हाँ भाई राहुल और प्रियंका दोनों लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, देखिए, और इसका फायदा अन्य सीटों पर भी आपको मिलेगा? देखिए जी बिल्कुल मिलेगा। स्थितियां बदलती हैं और पूरे यूपी का एक आत्मिक रिश्ता है, और बनारस से कौन लड़ेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि वो पार्टी लीडरशिप तय करेगी, इंडिया तय करेगी, हमारा अलायंस तय करेगा। लेकिन हम एक बात अच्छी तरीके से, मुझे एक तथ्य मालूम है, पिछले दिनों हरिद्वार में एक बहुत बड़े ज्योतिषी, प्रकांड ज्योतिषी मुझको मिले। उन्होंने कहा मैंने कहा क्या स्थिति है, तो बोले परिवर्तन आएगा, आ सकता है, आप लोग मेहनत करिए। मैंने कहा मोदी जी का, कहने लगे मोदी भी चुनाव हार सकते हैं, कोई महिला यदि उनके खिलाफ चुनाव लड़े और जिस महिला के कुंडली में जो है सूर्य प्रखर हो रहा हो, तो उस महिला को उनके खिलाफ लड़ाइए, मोदी चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, तो मैं तो ग्रहों की स्थिति देख करके इस बात को कह रहा हूं, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। तो सर क्या ये बात आपने प्रियंका गांधी जी को बताई? ये जो ज्योतिष वाली बात है, क्या ये आपने प्रियंका जी को बताई कि मैं एक ज्योतिषाचार्य से मिला था और उन्होंने ऐसी बात कही? मैं तो आपके माध्यम से एक बात चर्चा चली है, वहां बनारस से लड़ना है, क्या करना है, ये प्रियंका जी को निर्णय करना है, पार्टी लीडरशिप को निर्णय करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से लोग सोचते हैं आगे। तो उन ज्योतिषी महोदय ने जब ये बात कही तो मैं भी एकदम से अचंभित रह गया। तो मेरे दिमाग में भी जो छवि बनी वो प्रियंका जी की उभर करके आई। तो ये मन की छवि की बात है, ये कोई वास्तविक ये नहीं है कि ये हकीकत हो। ठीक है, ये हकीकत होने जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मेरी जानकारी वो पिछला चुनाव भी लड़ना चाहती थी वाराणसी से, क्योंकि जब वो अमेठी में प्रचार कर रही थी तो कई अमेठी और रायबरेली के वर्कर्स थे, उन्होंने कहा कि भैया जी आप भी चुनाव लड़िए। तो उन्होंने कहा कहां से लड़ूं, बनारस से लड़ूं चुनाव, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं लड़ पाई। मुझे वो पूरा प्रसंग की जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने तो केवल आपको एक बहुत प्रकांड ज्योतिषी हैं, बहुत नामचीन व्यक्ति हैं, मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आजकल तो कोई भी इनके इंटरेस्ट के खिलाफ कह दे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले उसके दरवाजे पर दस्तक देने लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उन्होंने एक भलमनसाहत में एक चर्चा में एक बात कह दी जो है मुझसे, मैं उसका उल्लेख करके उनको संकट में डालूं। लेकिन ये बात कही तो मेरे दिमाग में भी जो है, मैंने कोई कमेंट नहीं किया उस पर, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक छवि उभर करके आई प्रियंका जी की, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो है एक संघर्षशील महिला के रूप में जिस विद्वतापूर्ण तरीके से वो संघर्ष को आगे बढ़ाती हैं, तो उनकी छवि बनी है। मैं केवल छवि की बात कर रहा हूँ, लड़ने न लड़ने का मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये निर्णय स्वयं प्रियंका जी या जो है पार्टी लीडरशिप करेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, राहुल जी करेंगे, सोनिया जी करेंगे और हमारे अलायंस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो करेंगे। लेकिन आम लोगों की जो धारणा है और अमेठी के लोगों की भी जो भावना बन रही है, अपना रिश्ता फिर से वो नेहरू गांधी परिवार से स्थापित करना चाहते हैं और राहुल भैया से जोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमने अपने इतने प्यारे प्यारे भैया को खो दिया, तो उनके लिए तो ये स्थिति ऐसी आ गई है जैसे एक बहुत सुंदर भावपूर्ण पिक्चर चल रही हो, उसमें बीच में रुकावट आ जाए तो रुकावट के लिए खेत के तौर पर वो स्मृति ईरानी जी को देखते हैं। ठीक है सर, जब से जनरल सेक्रेटरी का पदभार संभाला है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में नहीं कर पाई है। यूपी में 80 लोकसभा की सीट है, 24 का चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा है। ऐसे में एक टफ कॉल होगी कांग्रेस पार्टी के लिए अपने दो बड़े चेहरों को यूपी से उतारना। जी देखिए, ये समय की बात होती है। अब पहले मोदी जी के लिए एक भावना एक बन गई 2014 के बाद, जो है जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुसलमान करके कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि आदि को राजनीति में ला करके ध्रुवीकरण किया वोटों का, तो उस ध्रुवीकरण की आधी में सब कुछ हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन एक प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसको उपयोगिता ह्रास का नियम कहते हैं, वो लागू हो रहा है। आप 2000 अटल जी की इंडिया साइनिंग के खिलाफ वो जब नियम काम करने लगा, तो अटल जी जैसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का नहीं है,
सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व था। इंडिया साइनिंग के दिन थे, लेकिन हार गई उनकी सरकार जो है। और सिंह इज किंग के एरेना को देखिए, क्या कुछ नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इतनी अधिकारिता दी गई, जिसमें अन्न सुरक्षा का कानून जैसे भी अद्भुत कानून बनाए गए, काम की गारंटी के कानून और बहुत सारे कानून बनाए गए, लोगों को अधिकारिता दी गई। सर एक सवाल और, क्योंकि आपने अलायंस की इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जिसके बाद सारे देश जो ने कहा अलायंस की बात आपने कही कि अलायंस पार्टनर्स से भी हम बात करेंगे। एक सेकंड, जो इतनी तरक्की कर रहा है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एरेना में स्टार्ट हुआ, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न का जब सिद्धांत काम करने लगा, तो यूपीए 2 भी हार गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। और अब डिमिनिशिंग रिटर्न का सिद्धांत मोदी जी पर भी लागू हो रहा है, उनकी सरकार पर भी लागू हो रहा है, और ये 2024 में नहीं आएंगे, ये पराजित होंगे। ठीक है सर, एक चलते हुए आखिरी सवाल आपसे, क्या आप अपील भी करेंगे जो अलायंस पार्टनर हो इंडिया के, वो कम से कम प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर प्रियंका लड़ती हैं या राहुल गांधी लड़ते हैं या बड़े नेता आपके लड़ते हैं, तो अलायंस पार्टनर्स भी आपके साथ खड़े हों, एक ही कैंडिडेट लड़े? देखिए, अलायंस पार्टनर्स के साथ बिना बैठे, बिना सहमति के कोई चीजें नहीं होंगी। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मैंने तो ये कहा कि क्या एक ज्योतिषी महोदय ने कहा और क्या छवि बनी। और मैंने तो केवल राहुल जी के लिए जो अमेठी की जनता की और उत्तर प्रदेश की जनता की भावना है वो बताई। बाकी निर्णय तो लीडरशिप को करना है। लीडरशिप में राहुल जी भी हैं, राहुल जी को करना है, खरगे साहब को करना है, और निश्चित तौर पर हम अपने अलायंस के पार्टनर्स को भी चाहेंगे कि वो भी जिस बात पर सहमत हो, सब एक सहमति से रहें। तो सबसे बड़ी बात यह है, प्रियंका जी ऐसा चाहती भी है, नहीं चाहती है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। हाँ, इसलिए मैं इस बात को सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो एक जो कही बात वो मात्र कही है जो ज्योतिषी महोदय ने कहा है कि काल की गणना क्या बता रही है, वो गणना मैंने बताई। हो सकता है ऐसा संभव हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीश सर हमसे जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। हरीश जी ने एग्जाम्पल भी दिया कि एक ज्योतिषाचार्य से मिले तो उन्होंने कहा कि ये संभव है। आगे बढ़ेंगे, एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ निघत अब्बास जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हैं, आदिति टंडन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सुची विश्वास नेता कांग्रेस की तरफ से। ठीक है निगत जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। हरीश रावत जी को आपने सुना, उन्होंने कहा वक्त एक जैसा नहीं होता है, वक्त बदलता है, और उन्होंने कोट भी किया, कहा एक ज्योतिषाचार्य से वो मिले थे, उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है और कोई महिला जी सकती है प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये हरीश जी का दावा है, मेरा नहीं। राकेश जी, वो कहते हैं ना कि ये जो अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर विपक्ष ने जो ये घमंडिया गठबंधन तैयार किया है ना, जिसका नाम दिया है इन्होंने INDIA, इसका एक बहुत बड़ा मुहावरा मैं कहूंगी, इस पर एक लाइन फिट होती है कि कहते हैं ना, आंख के अंधे नाम नयन सुख, वही हाल है। और ये विपक्ष जो निरंतर भारत के विकास से डरता आया है और इन्हें दर्द होता आया है, ये 24 में चुनाव लड़कर जीतने की बात करते हैं। जो लोग ये इस बात से डरते हो कि कैसे मोदी सरकार के अंडर आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुकी है, इससे इन्हें दर्द होता है। इन्हें दर्द होता है कि कैसे PM आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, करोड़ों टॉयलेट्स बन गए हैं मोदी सरकार के अंडर। इन्हें दर्द होता है कि कैसे ट्रिपल तलाक को 370 को खत्म कर दिया गया। इन्हें दर्द होता है कि कैसे राम मंदिर बन रहा है। इन्हें दर्द होता है कि कैसे एयरपोर्ट्स को, एम्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। भारत विकास की गति पर तेजी से चल रहा है। और इन्हें पता है दर्द क्या होता है। इन्हें दर्द होता है कि कैसे मोदी सरकार ने, राशिद अलवी जी को अगर आपने सुना हो, एक बाइट उनकी मैंने प्ले करी थी। निगत जी सुनिए मेरी बात, एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, थोड़ा सा हम लोग उधर। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जब ये बात आई कि हाँ प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगी और स्मृति ईरानी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं वही उसी बात पर आ रही थी। असल में क्या है ना, इसीलिए क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, भारत की जनता देख रही है कि इस प्रकार मोदी सरकार ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का अंतिम संस्कार करके मोदी सरकार ने भारत की जनता का, भारत का विकास करा। और सबसे बड़ी बात राकेश जी, जो 5 दशकों में यूपीए की सरकार कर नहीं पाई, इन्हें दर्द हो रहा है कि कैसे 9 साल में मोदी सरकार ने कर दिखाया है। आज ये बात करें चुनाव लड़के जीतने की, अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने
अपनी जो जमानतें हैं वो जब्त करा ली थी पिछले चुनाव में, ठीक है, याद होगा ना। इस प्रकार से चुनाव नहीं लड़ा जाता। आप घमंडिया गठबंधन बना लीजिए और आपको लगता है आप जीत जाएंगे। अरे शून्य है कांग्रेस पार्टी। आ रहा हूं निगत जी, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार जैसे घनश्याम जी के पास जाना। घनश्याम जी, ये जो ऐलान हुआ उसके बाद राजनीति थोड़ी यूपी की वापस चर्चाओं में बहुत तेज थी। कहा साहब प्रियंका गांधी वाराणसी, राहुल गांधी वापस अमेठी से चुनाव। एज अ अलायंस इंडिया पार्टनर, आप इन दो कैंडिडेट्स को कैसे देखते हैं? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो अपना ढिंढोरा पीट रही थी उसके तीन महत्वपूर्ण पहलू पे बता देता हूं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहती है परिवारवाद के खिलाफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट देख रहा हूँ जिसमें मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर्स की सूची है। इसमें परिवारवाद के साथ कौन कौन खड़ा है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, स्मृति जुबिन ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण ताओ राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, पशुपतिनाथ पारस। लगभग 50% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कैबिनेट में, मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं जो जिनके पुख्ते दावे हैं, जो कि वो परिवार दावे दिखाए जा सकते हैं कि परिवारवाद के साथ खड़े हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पिछले 70 साल में या आज़ादी के बाद देश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने 5 साल में 10,000 करोड़ धन अर्जित किया हो। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 4-4.5 साल में 10,122 करोड़ धन अर्जित किया है, जिसके सोर्सेज न आपको ज्ञात हैं, न भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को ज्ञात है, न देश में किसी को ज्ञात है। तो ये जो नकली दिखावटी अलायंस है जिसे एनडीए कहा जाता है, जो दरअसल एक तरह का टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई यहाँ से टुकड़ा तोड़ा, कोई वहाँ से टुकड़ा तोड़ा, ये जब ढिंढोरा पीटते हैं तो इनकी असलियत देश को दिखाई देती है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग उम्मीदवारों का सवाल है, जो इंडिया अलायंस बना है वो उन नेताओं का बना है जो चाहते हैं कि इंडिया में चर्चा हो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आपसी भाईचारे पर, लोकतांत्रिक ढांचे पर, देश में प्रेस की आज़ादी पर और हर उस मुद्दे पर जो भारत को एक मजबूत देश बनाता है, ना कि मोदी जी की गरीबी की मार्केटिंग करता है और अडानी जी को अमीर बनाता है। तो ऐसे में जब ये अलायंस अपने कैंडिडेट्स उतारेगा तो सबके समन्वय से उतारेगा। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में उनके प्रमुख नेताओं को लेकर के उत्साह होगा कि किस कैंडिडेट को कहाँ से लड़ना चाहिए, और जो कैंडिडेट जहाँ से लड़ता आया है वहाँ की जनता में भी उत्साह होगा। लेकिन इसकी बैठक अलायंस की होने ही वाली है और वो उस बैठक के बाद ये सारी बातें तय होंगी कौन सा प्रमुख उम्मीदवार किस क्षेत्र में किसके खिलाफ लड़ेगा। ठीक है, आ रहा हूँ आनंद दुबे जी, 1 मिनट दीजिएगा, आ रहा हूँ। एक बार आदित्य टंडन जी के पास जाना है। आदित्य जी, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी कवर कर रही है। ये जो अजय राय जी ने कल कहा वो आप कहिए एक बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट था। किसी भी नए अध्यक्ष को तुरंत ये स्टेटमेंट देना था, हेडलाइंस ग्रैब भी करना था। प्रैक्टिकली आप कैसे देखती हैं राहुल गांधी अमेठी, प्रियंका गांधी वाराणसी से? देखिए, जहां तक मैं देख पा रही हूँ रजत, ये टेस्टिंग वाटर्स का एक केस लग रहा है मुझे। जैसा कि आपने कहा कि अजय राय जी ने अभी प्रभार संभाला है उत्तर प्रदेश का, और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत देर तक सस्टेन नहीं हो पाया है यूपी कांग्रेस चीफ, इसीलिए बदलाव कर करके देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है इसकी वो इतनी सिंपल नहीं है रजत। मुझे नहीं लगता है कि इस बयान को बहुत सीरियसली इस वक्त लेना चाहिए। ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश लग रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि वाराणसी से क्यों ना लड़ूं, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट हुआ था 2019 में इलेक्शन से पहले, मई से पहले, और उन्हें जब कहा गया था कि आप रायबरेली से लड़िए तो उन्होंने वर्कर्स को कहा था वाराणसी क्यों नहीं, और उस वक्त उन्होंने खुद ही ये डिसाइड किया था कि वो वहां से नहीं लड़ेंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप पॉलिटिकल अरिथमेटिक देखेंगे तो पिछले इलेक्शन में रजत, सपा और बसपा इकट्ठे होकर लड़ी थी भाजपा के खिलाफ। ऑपोजिशन की जो इंडेक्स ऑफ यूनिटी थी वो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट एवर थी अगेंस्ट बीजेपी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मार्जिन से बीजेपी के नेता जीत पाए थे। राहुल गांधी वहां से 50,000 से ऊपर के मार्जिन से हारे थे। इनफैक्ट सोनिया गांधी जी का अपना रायबरेली से मार्जिन बहुत ही कम हो गया था, और आपको याद होगा कि उनका मार्जिन 1.6 लाख रह गया था, जो कि 3.5 लाख था 2014 में। तो कोई भी पार्टी अपने किसी भी बड़े नेता को, जिसको कहते हैं ना यू डोंट फाइट टू लूज,
तो वो टेस्ट कर रहे हैं वोटर्स कि इसका क्या माहौल बनता है, कि क्या प्रियंका गांधी इतने बड़े हाई प्रोफाइल कंटेस्ट में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काशी में मतलब इस वक्त कोई भी सर्वे ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि वो इस स्थिति में है कि हार जाएं किसी से भी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, उनके विक्ट्री मार्जिन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले 3.5 लाख था, पिछले इलेक्शन में 4.8 लाख था। तो रियल पॉलिटिक को मद्देनजर रखते हुए ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने डिसीजंस लेंगे, वो हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। ठीक है, सुची जी विश्वास भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे जी के पास। आनंद जी, सामना में एक लेख प्रकाशित हुआ था जो हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, क्या एज अ इंडिया अलायंस पार्टनर आप भी देखें कि हाँ साहब प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े? टंडन साहब नमस्कार। देखिए, हमारे लोकतंत्र में यह व्यवस्था है, कोई भी नेता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, या जीतेगा या हारेगा, तीसरा तो कुछ होगा नहीं। अमेठी पारंपरिक रूप से कांग्रेस की सीट रही है। 2004 से पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां से चुनाव जीतती रही हैं। 2004 के बाद लगातार राहुल गांधी जी जीते, लेकिन 2019 में उन्हें हारना पड़ा। उसी प्रकार वाराणसी ये भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, लेकिन 2004 में जो शंकर जायसवाल भाजपा के सांसद थे, उन्हीं को 2009 में डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने हराया ना, 2004 से 9 के बीच में हराया। बिल्कुल। फिर मुरली मनोहर जोशी जी फिर जीत गए, फिर अब मोदी साहब हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को हराया जा सकता है, जिताया जा सकता है, यह परिस्थितियां और वहां की जनता तय करती है। अब आदरणीय मोदी साहब पर आते हैं। देखिए, मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से वो वहां प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी साहब के विकल्प में यदि प्रियंका गांधी जी लड़ती हैं, प्रियंका गांधी जी का नाता कांग्रेस से है और कांग्रेस का नाता उत्तर प्रदेश से बहुत पुराना है, खास करके वाराणसी से। वाराणसी कमलापति त्रिपाठी जी का क्षेत्र रहा है, जो इंदिरा गांधी जी के करीबी रहे, नेहरू जी के करीबी रहे। तो ऐसा नहीं है कि उनका वहां संगठन नहीं है। इस बुरे दौर में भी 60, 70, 80 हजार, 1 लाख के करीब वहां वोट मिलता है कांग्रेस को। लेकिन चूंकि 2014 में मोदी साहब की एक लहर आई, उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, हम परिवारवाद को समाप्त करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, अब की बार मोदी सरकार, उनकी एक लहर बनी, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो लहर 2023 आते आपको कहना है बदलाव होता रहता है, कोई चीज परमानेंट नहीं। ठीक है, पॉइंट टेकन। आपने कहा बीजेपी भी लूज कर चुकी है वाराणसी और अमेठी भी कांग्रेस लूज। ठीक है, सुची जी के पास चलेंगे। सुची जी, उत्तर प्रदेश में हलचल क्या है? कागज वागज क्या तैयार हो रहा है? होर्डिंग बैनर बन रहा है प्रियंका जी का और राहुल जी का अमेठी और वाराणसी स्वागत के लिए, क्योंकि आपके नव निर्वाचित अध्यक्ष साहब ने तो यही बात कही है, लड़ाना है हमको। जी बिल्कुल, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसने जननायक श्री राहुल गांधी जी को, जिनको पप्पू बनाने के लिए हजारों करोड़ का राष्ट्रीय अभियान एक चलाया गया था, और ऑपोजिशन की एक लीडर है स्मृति ईरानी जी, जिनका पूरा का पूरा करियर ही सिर्फ राहुल गांधी जी की आलोचना पर निर्भर है, और सभी मंत्री और सभी मंत्रालय और समस्त लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं कि भाई सिर्फ राहुल जी की आलोचना। तो आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह जनता ने स्वीकार्यता जननायक श्री राहुल गांधी जी की दिखाई है, उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, तो ना केवल अमेठी या वाराणसी या उत्तर प्रदेश चुनाव, आप पूरे भारतवर्ष में इसका असर देख सकते हैं। और आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में, चाहे वो राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे तेलंगाना है, चाहे मध्य प्रदेश है, मजबूती से कांग्रेस सरकार बनाने वाली। निगत रिप्लाई दे रही है, बिल्कुल तैयार है यूपी कांग्रेस, कह रही आइए साहब वाराणसी और अमेठी। बात है, मैं तो राकेश जी कहूंगी, जाहिर सी बात है, इनके पास एक ऐसा नेता है जो ट्रैक्टर चला सकता है, इनके पास एक ऐसा नेता है जो बारिश में भीग सकता है, इनके पास एक ऐसा नेता है जो दाढ़ी बढ़ा बढ़ा कर एक यात्रा कर सकता है, इनके पास एक ऐसा नेता है तो बाइक चला कर लद्दाख पहुंच सकता है। जाहिर सी बात है, ये पीएम में होने चाहिए ऐसे टैलेंट। यही तो टैलेंट से राहुल गांधी जी के। अरे बस करिए, आप कह रहे हैं यहां पर कि बदलाव आएगा, बदलाव तो आया। आप देखिए 2014 में 2 सीटें थी, आज 2019 में जब चुनाव लड़े तो 1 सीट थी। बदलाव तो आ रहा है। सब देख रहे हैं कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी की जमानतें जब्त हो रही हैं। इन लोगों ने निरंतर जनता को बुद्धू बनाया है, बरगलाया है और तुष्टीकरण की राजनीति करी है। जनता ने बदलाव देकर इन्हीं का रास्ता दिखा दिया है कि आप बाहर हो चुके हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत से। और मुझे बताइए, अगर इतनी मजबूत है, यहां कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही है नहीं बदलाव आ रहा है, आप देखिए ये पीएम कैंडिडेट है, तो मुझे बताइए ये घमंडिया गठबंधन करने की नौबत क्यों आ गई?
ये नौबत क्यों आ गई कि आपने पूरे देश भर में से आ जाओ तुम भी आ जाओ, जो तुम भी आ जाओ, जो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ कह के लोगों को बिठाकर एक घमंडिया गठबंधन की तैयारी क्यों करी? अरे लड़ लेते ना अकेले, अगर इतने आपने सुची विश्वास जी एक बार आपको पता था आप रिप्लाई कर लीजिए। अगर कांग्रेस इतनी मजबूत थी तो ये अलायंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो राहुल जी के कुछ गुणों को गिनाया, उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा बेहतरीन स्विमिंग भी कर सकते हैं, 25 किलोमीटर की वॉकिंग भी कर सकते हैं, और हरियाणा में आपने देखा कि अपने हाथों से धान भी बो सकते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और विपक्ष की बौखलाहट बता रही है कि गांधी परिवार की क्या स्थिति है, राहुल गांधी जी की क्या स्थिति है, और ये 3 रुपए 20 पैसे वाले ट्वीट करने वालों की वर्तमान क्या स्थिति है। कांग्रेस मजबूती से खड़ी है, पुरजोर तरीके से खड़ी है, और आने वाले चुनावों में आपको स्थिति स्वतः स्पष्ट होगी। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से 2-2 घंटे के लंबे झूठे वक्तव्य देने से सरकार का स्पष्टीकरण जारी नहीं होता। सरकार के पास भूषण का भी जवाब नहीं, कुछ ऐड करना चाहते हैं का भी जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी जमाने में अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी को नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाना पड़ा, एनडीए बनाना पड़ा, जिसमें कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, और उसमें से 30 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन ये डर होता है। और एक कहावत है ना कि डर के आगे ही जीत है, तो जितना वो डरेंगे उतना ही इंडिया मजबूत होगी, उतना ही इंडिया जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। राकेश जी ने बताइए, निखत अब्बास मेरा नाम है, जिस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने, मुख्य नेता ने देश की जनता को हम जनार्दन मानते हैं, नर में नारायण देखते हैं, जिस जनता को राक्षस कह दिया हो, उनकी क्या सोच है, क्या मानसिकता, ये हमें पता है। और जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को माफिया प्रदेश बनाया था, उस प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ये तरक्की हुई है। मेट्रो देखिए, आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में आप एक भ्रमण लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की तरक्की हुई है। महिला सशक्तिकरण आपकी सरकार जहां पर महिला माफियाओं का प्रदेश था यूपी का, उसको डेवलपिंग बना दिया। जवाब देना चाहता हूं, एक मिनट सपा पे घनश्याम जी, माफियाओं का प्रदेश था यूपी। 3 बातें संक्षिप्त में कहूंगा। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट जनता पार्टी हो गई है। 2014 में प्रधानमंत्री जी रोजगार के पक्ष में बात करते थे, आज ये रोजगार की बात नहीं करते। महंगाई के पक्ष में बात करते थे, फ्रंट फुट पे बात करते थे महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए, अब ये बैकफुट पे बात करते हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए फ्रंट फुट पे बात करते थे, अब बैकफुट पे बात करते हैं। काले धन को लेकर के फ्रंट फुट पे बात करते थे, आज बैकफुट पे बात करते हैं। संघीय ढांचे पे फ्रंट फुट पे बात करते थे, बैकफुट पे बात करते हैं। निखत अब्बास जी किसी भी चीज की, मैंने 3 बार सुना घमंडिया 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 कह रही हैं। 3 बार मुझे लगता है पहली बार भारतीय जनता पार्टी देश को, मैं बीच में किसी को टोक नहीं रहा था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी देश को ये सिखा रही है कि इंडिया से नफरत करो। ये इंडिया को अब INDIA कहने लगे हैं, इंडिया को घमंडिया कहने लगे हैं। मैं आपके चैनल पर अपना समय निखत अब्बास जी को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि ये जो 38 पार्टियां हैं जिसका गठबंधन आज NDA है, उनमें से 10 पार्टियों के नाम यहां पर दे दें, मैं पूरी डिबेट में चुप रहूंगा। बिना कोई अपना मोबाइल खोले 38 पार्टियों का NDA के 10 पार्टियों का नाम बताइए निखत अब्बास। ठीक है घनश्याम जी, एक मिनट रुकिएगा। निखत जी 10 पार्टियों का नाम घनश्याम जी कह रहे हैं, अपना समय उन्होंने आपको दे दिया, वो कह रहे हैं 10 पार्टियों का नाम बता दीजिए। मैं जवाब दूंगी, आप सुनिए। घमंडिया गठबंधन की जो ये बात करें, मैंने जवाब पार्टियों का नाम बताइए, ऐसे नहीं बात करने आई। NDA के पार्टियों का नाम बताइए। गठबंधन 3 बार नहीं 400 बार कहूंगी, 500 बार भी कहूंगी, क्योंकि है रियलिटी। अब इन्होंने कहा 38 पार्टियों का जो ये गठबंधन है NDA का, भाई साहब क्या है ना, आप लोग एक स्टेबल सरकार दे नहीं सकते। अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप लोग जिसका मेकअप जिस दिन अच्छा लगता है उसे उस दिन गठबंधन में बुला लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वो गठबंधन है जो 25 साल से मजबूती से खड़ा है। नहीं देखते, आपने कहा, आपने सही कहा कि वो बार-बार घनश्याम जी पूछ रहे हैं 38 में से 10 पार्टियों का आप नाम बता दीजिए। आपकी तरह नहीं कि जब जिसका मेकअप अच्छा लगा उसे बोल दिया, वो बहुत रिजिड है। निखत जी बार-बार घनश्याम जी यही कह रहे हैं 38 में से 10 पार्टियों का नाम बता दीजिए। आप 10 पार्टियों का नाम बता दीजिए। राकेश जी सुनिए, अब आप इनसे पूछिए, ये जो INDIA की बात कर रहे हैं, जो ये इसको कह रहे हैं कि ये भारत के नाम से नफरत है, पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि INDIA जो आपने नाम रखा है, इसकी फुल फॉर्म जो आज तक देश की जनता को समझ नहीं आई है, ये कैसे आप भारत को ये कह रहे हैं कि ये तो भारत का नाम है। आप पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके गठबंधन में साथ खड़े हैं, उनके गठबंधन में साथ खड़े होकर जहां
पर घमंडिया गठबंधन की आपने तैयारी करी है। आज आप मुझे ये बताइए कि आप लोग इसको भारत के नाम से कैसे जोड़ रहे हैं? पता है आपको कितने इसमें बैरियर आपके पास आने वाले हैं? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहस में नहीं पड़ेंगे। काम कराए, आगे भी करते रहो। रामनिगत जी 1 मिनट आ रहा हूं। घनश्याम जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अदिति जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए जब आप कोई एग्जाम देते हैं तो 30% 35% पास मार्क्स होता है। इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि 38 में से 10 पार्टियों का नाम बता दीजिए। जिस पार्टी के प्रवक्ता को अपने गठबंधन एनडीए घनश्याम जी मुझे जरा ये बताइए, घनश्याम जी मुझे जरा ये बताइए कि आपने INDIA जो नाम रखा है घमंडिया गठबंधन का, उसको आप किस प्रकार यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं भारत के नाम से? सारी बातें निरर्थक हैं। असंवैधानिक काम खुद करेंगे और फिर हम पर सवाल उठाएंगे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से पार्टी हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अदिति जी के पास जा रहा हूं। अदिति जी ये जो चीजें हैं जो आपने कहा, ठीक है, आप पानी में पत्थर फेंक रहे हैं, देख रहे हैं साहब कितना दूर तक जाएगा, लेकिन आप स्टेक पे भी लगा रहे हैं। आज अगर ये इस बात को माना जाए कि सोनिया गांधी जी ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, बहुत मुश्किल है कि वो अगला लोकसभा चुनाव लड़े ना लड़े, पार्टी का फैसला, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन लोग इस बात को कहते हैं कि शायद वो ना लड़े चुनाव। तो कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से सांसद हैं, अमेठी बहुत ज्यादा नहीं गए वापस, यूपी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा है। ऐसे में इस चीज को रिपीट किया गया, क्योंकि एक बार अमेठी में रिपीट किया गया कि वाराणसी से लड़ूं, फिर बात आई, अध्यक्ष ने कहा वाराणसी से लड़े तो क्या दिक्कत है। ठीक है, आप हेडलाइंस ग्रैब कर सकते हैं, आप एक माहौल बना सकते हैं, आप अपने अलायंस पार्टनर को भी थोड़ा प्रेशर में ले सकते हैं कि हम अपने 2 बड़े नाम बड़े चेहरों के सामने उतार रहे हैं, इसलिए सीटें हमको ज्यादा चाहिए, हम बिल्कुल बराबरी से लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम बड़ी पार्टी रहेंगे लोकसभा में। ये 3-4 चीजें समझ में आती है राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये कहां तक सही है कि आप अपने सबसे बड़े चेहरों को स्टेक पर लगा दें बिना तैयारी के? बिल्कुल रजत, आपने जो आखिर में बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप प्रियंका गांधी का अगर पॉलिटिकल करियर देखेंगे तो वो बहुत सोच समझकर अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस कर रही हैं। वो हिमाचल में गई और वहां जाके उन्होंने ग्राउंड पे काम किया, वहां उनको रिजल्ट मिला। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में एक्टिव कैंपेन कर रही हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रही हैं लेकिन एक फोकस्ड कैंपेन कर रही हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जाकर उनको ललकारा, अभी पीछे ही आपने देखा, वहां पर भी वो फेस बनी हुई है पार्टी का। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े 2 नेताओं को इस किस्म से स्टेक पे लगाएगी सिर्फ चंद सीटें हासिल करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण स्टेट इसलिए भी है रजत, क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है वो कामयाब है। अभी पीछे बीजेपी ने जो पसमंदा मुस्लिम्स का बहुत बड़ा एक आउटरीच, मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी ने काम किया है। और आप देखिए जो वाराणसी है, कोई कुछ भी कहे, काशी कॉरिडोर की बात करिए, आप मल्टी लेवल पार्किंग की काम करिए, प्रधानमंत्री ने भी काम किया है, बाकायदा लोगों को वहां डिप्यूट किया है और वहां पर काम किया है। तो ऐसे में ये कहना कि कोई काम नहीं हुआ, ये तो गलत होगा। देखिए, काम का भी जिक्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी कहना गलत होगा कि सिर्फ काम पर ही वोट मिलता है। वोट मिलने के लिए एक नैरेटिव का सेट होना बहुत जरूरी है रजत, और नैरेटिव सेटिंग में अभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जहां तक मैं देख सकती हूँ काफी पीछे है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, अजय राय जी अभी अभी नए अध्यक्ष बने हैं, चुनाव सिर पर हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी को वाराणसी से उतार देना कोई बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा। बेसिक काडर वोट के बेसिस पर प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस उतारेगी तो मुझे नहीं लगता वहां इतनी कोई पॉलिटिकल विजडम की कमी है कि वो अपने पूरे प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखेंगे। जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या एस्पिरेशनल क्लास और जो नए वोटर्स हैं जिनको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक्चुअली वू कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी और पूरे भारत में भी, लेकिन उनके पास उनके लिए क्या विकल्प है, क्या नैरेटिव है उत्तर प्रदेश में इन लोगों का, उस पर निर्भर करेगा। मैं ये भी नहीं कहती कि वो बहुत वीक कैंडिडेट होंगी, वो लड़ भी सकती हैं, लेकिन उससे पहले एक नैरेटिव सेटिंग की जरूरत है कि आप भाजपा की इतनी बड़ी नैरेटिव जो है डेवलपमेंट प्लस उनका, आपने देखा विश्वकर्मा योजना जो अभी लॉन्च हुई है, उसमें ओबीसीज और पसमंदा ये बैरिकेड, मुझे लगता है ये पार्टी ठीक है। आनंद दुबे जी आपके पास एज अलायंस पार्टनर, और ये आपके पास देखिए जो कैंडिडेचर है वो कभी, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि नहीं साहब कोई कैंडिडेट छोटा या बड़ा होता है, लेकिन प्रोस कॉन्स जो अदिति जी बता रही थी,
काम ना किया हो किसी ने। अगर 1 मिनट आप मुझे देंगे, पिछले इलेक्शन में हम बहुत दूर ना जाएं, दिग्विजय सिंह को उतारा गया था, भूपिंदर सिंह हुड्डा को उतारा गया था, हरीश रावत जी को उतारा गया था, तमाम बड़े चेहरे हार गए थे। तो ये एक नेशनल पार्टी के लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं होती। ठीक है आनंद दुबे जी, चुनाव चर्चा में आ जाएगा, विपक्ष को मजबूती मिलेगी, एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष उतार लेगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको लगता नहीं कि इस समय कमजोर है? या तो आपने काम किया हो, 2 साल 3 साल से आप काम कर रहे हो वहां पर। राकेश भाई, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में एक गांव गोद लेंगे। हाँ। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में एक गांव गोद लिया जिसका नाम है डोमरी। 2018 में लोगों को बड़ी उम्मीद हुई कि प्रधानमंत्री जी ने गांव गोद लिया है तो विशेष गांव बनेगा ये, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास अतिरिक्त शक्ति भी होती है, एक्स्ट्रा पावर भी होता है। आज 2023 है, आपके रिपोर्टर पूरे देश के कोने कोने में मौजूद हैं। आप पूछिए, वास्तविकता पर नजर डालिए कि डोमरी गांव की आज क्या स्थिति। केवल जुमलेदार भाषण करना, लच्छेदार बातें करना। प्रधानमंत्री जी अच्छा बोलते हैं, काफी देर तक बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनकी लोकप्रियता भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन बनारस में वो धरातल पर वो काम हुआ क्या? बनारस जो स्मार्ट सिटी बनने का ख्वाब आपने दिखाया था पिछले 9 सालों में, पूरा हुआ क्या? बनारस मतलब केवल एक काशी कॉरिडोर बना देना ही बनारस नहीं है। बनारस की 22-25 लाख आबादी को भी तो आप दुबे जी कह रहे हैं कि जो ग्राउंड पे काम होना था वाराणसी में वो नहीं हुआ है। उसका सूची जी आपके पास। देखिए जिस तरह की बातें इस समय शिवसेना के प्रवक्ता हमारे सामने दुबे साहब बैठकर कह रहे हैं, इसमें यहाँ पर कोई भी सच्चाई नहीं। आप एक बार जाइए, बनारस आप गए हैं, आप उत्तर प्रदेश एक बार आए हैं, आकर देखिए। और देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, जो माफिया प्रदेश था आज एक्सप्रेसवे प्रदेश हो गया है। जहां सड़कों पर गड्ढे थे और गड्ढों में सड़कें थी, वहां आज 6 लेन्स का एक्सप्रेसवे तैयार है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से छोटे मोटे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं, आप मुझे राकेश जी मुझे 30 सेकंड। एक मिनट आनंद जी कुछ कह रहे हैं। आनंद जी 10 सेकंड में, क्योंकि वाइंड अप भी करना है, सूची जी के पास। मैं बनारस की पैदाइश हूँ, मैं रहता मुंबई में हूँ, मेरा गृह जिला भदोही और बनारस है। तो आप हमें शायद आपने अच्छे से भ्रमण नहीं करा, किसी दिन हम लेकर चलेंगे आपको, तो आपको पता चलेगा कि बनारस में कितना काम हुआ है वाराणसी में। आप किसी को उतार लीजिए, चुनाव लड़वा लीजिए। आप एक बार जाकर देखिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, किस प्रकार वहां पर व्यापारियों का सशक्तिकरण हुआ, ये जाकर देखिएगा। लगातार बीजेपी प्रवक्ता झूठ बोल रही है, उनको 10 पार्टियों का नाम नहीं पता है इंडिया गठबंधन का। ना ये लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना जो मैं बताती हूँ आपको। अरे आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है ना, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है ना मैडम, आपसे एक सवाल मैं पूछती हूँ। सुनिए तो, आपका बारी निकल गई, बात सुनिए। इन्होंने कहा कि इस बहुत काम हुआ है। देखिए, योजनाओं के नाम बदलने को काम नहीं कहते हैं, दूसरे के अटल नाम वही तो हम भी कह रहे हैं। यूपीए का नाम बदलने से आपकी नियत नहीं बदलती है, नाम बदल देने से नियत नहीं बदलती है। मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब अगर आज आप दे देंगे तो आप ही बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगी। आप मुख्यमंत्री निवास कालिदास मार्ग के 400 मवैया तक जाके देखें, सड़क में इतने गड्ढे हैं, और ये बुलडोजर बाबा की सरकार लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त कर दिया है, अपराधियों को संरक्षण दे रखा है, अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पुरानी योजनाओं का नाम घनश्याम जी, एक कमेंट आपसे, क्या विपक्ष को भी, जो लाइक माइंडेड पार्टी साथ में है, अगर 2 बड़े कैंडिडेट यूपी में उतरते हैं तो जो साथ में पार्टियां लड़ रही हैं उनको भी फायदा होगा? घनश्याम जी देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो पार्टी कौन कैंडिडेट, ये एक चर्चा का अच्छा टॉपिक हो सकता है जिससे लोगों का मन बहल सकता है, लेकिन मुद्दा तो ये है कि हमारे देश में 26 करोड़ परिवार हैं, जिसमें 16 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो मासिक इनकी आय गुजर 20,000 से कम रुपए में होती है। और जब आप 1,000 रुपये का सिलेंडर जोड़ते हैं, किराया जोड़ते हैं, 300 रुपये 250 रुपये का टमाटर जोड़ते हैं, जो दवाइयाँ महंगी हुई हैं वो जोड़ते हैं, जो दूध है, अंडा है, आटा है, ये सब जो चीज़ें महंगी हुई हैं इसको जोड़ते हैं। फिर आप ये जोड़ते हैं कि पेंशन कम हो गई है, सेविंग्स रेट कम हो गए हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो 16 करोड़ परिवार हैं, इनकी मासिक जो खर्च है वो लगभग 24,000 रुपये है प्रति माह का। तो ये भी कर्ज में डूब रहे हैं। सच ये है, ये नेताओं की कौन नेता किसके खिलाफ लड़ेगा ये रोमांचक बात हो सकती है, लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के आम परिवार की कमर तोड़ दी है, और आने वाला चुनाव उस आम परिवार की लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, चुनाव या कोई भी बड़ी लड़ाई
मालिकों के बीच में होती है। हमारी मालिक है जनता, तो हम उस मालिक के लिए लड़ेंगे जो कि जनता है। भारतीय जनता पार्टी के मालिक हैं अडानी, ये उनके लिए लड़ेंगे क्योंकि अडानी जी ने कितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, बताना है। आप सबको यही रोकने का आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सब लोग आए देश के सवाल में, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश ये थी समझे अजय राय जी जो कि नए अध्यक्ष बने, जो उन्होंने बात कही उसकी चर्चा आज तक है। दरअसल प्रियंका गांधी पहले भी चाहती थी कि वो वाराणसी से चुनाव लड़े। राहुल गांधी वापस अमेठी जाएंगे या प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ेंगी, ये फैसला मुझे लगता है पार्टी से ज्यादा परिवार का होगा।